ओम शांति। आज हम बात करते हैं एक ऐसे डिसीज़ की जो बच्चों में भी देखा जाता है और बड़ों में भी देखा जाता है और बहुत कॉमन हो गया है, और वो है अस्थमा। अस्थमा इज़ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज। जिसको भी अस्थमा होता है उनका जो एयरवे है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, अर्थात कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के सामने वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, जबकि नॉर्मल बॉडी के लिए बहुत नॉर्मल होता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन जिसको अस्थमा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण रिएक्शन देता है। नॉर्मल बॉडी में जो एयरवेज हैं वो बहुत क्लियर रहते हैं, लेकिन जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है उसके अंदर जो एयरवे हैं उसके अंदर की जो दीवार होती हैं, वो सेल होते हैं, वो टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा रेडिश हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेल हो जाता है। और देखा गया है कि अस्थमा पेशेंट्स में जो एयरवेज हैं वो ज़्यादातर सूजे हुए होते हैं या फिर इन्फ्लामेशन उसमें रहती ही हैं, बरकरार रहती हैं। अब सूजन के कारण क्या होता है, जो एयरवे हैं वो सिकुड़ जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। इसके अलावा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखा जाता है, अर्थात जो एयरवेज हैं उसको मदद करने वाली जो मसल हैं, उससे जुड़े हुए जो मसल हैं, वो सारे मसल में टाइटिंग शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से भी जो हमारा एयरवे है उसमें सिकुड़ने लगता है, वो नैरो होने लगता है, और एयर फ्लो जो होना चाहिए वैसा होता नहीं है। जब भी कोई अस्थमा पेशेंट अस्थमा ट्रिगर्स के कनेक्शन में आते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है या फिर एनिमल की वजह से हो रहा है या फिर डस्ट की वजह से हो रहा है, तो तुरंत ये सारे चेंजेस उसके अंदर देखने में आते हैं, और एयरवेज जो है वो नैरो होने लगता है और एयर फ्लो कम हो जाता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर कहें कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ की वजह से हमें अस्थमा अटैक आ रहा है तो सॉल्यूशन करना ईजी हो जाएगा। एनवायरमेंटल एलर्जेंस है, एनिमल एलर्जेंस है, फंगाई हैं, होम डस्ट है, पॉल्यूशन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कईयों में एक्सरसाइज ज़्यादा करने से भी अस्थमेटिक अटैक आते हैं, जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा कहा जाता है। दूसरा है GERD, अर्थात गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो आपकी फूड पाइप या इसोफेगस के नीचे के हिस्से में जो एसिड भरा होता है वो नर्व्स को इरिटेट करता है, और उसकी वजह से ये नर्व्स जो हैं वो आपकी एयरवेज की रिएक्टिविटी को, रेजिस्टेंस को बढ़ा देती हैं और अस्थमा का कारण बनती है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस और राइनाइटिस भी एक मेजर फैक्टर हो सकते हैं अस्थमा अटैक के लिए। स्कल में जो हमारा साइनस होता है उसमें इन्फेक्शन यानी कि साइनोसाइटिस, और नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर अगर आपको इन्फेक्शन होता है यानी कि राइनाइटिस। तो हमें ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको साइनोसाइटिस है या राइनाइटिस है, तो उसकी वजह से अगर अस्थमा आ रहा है तो सबसे पहले हम क्योर करेंगे साइनोसाइटिस को या राइनाइटिस को, और उसकी वजह से अस्थमा में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि कहीं हमें वो प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी पेशेंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और एस्पिरिन की जो हम सर दर्द में या फीवर में यूज़ करते हैं उसकी हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं, उसकी वजह से भी कई बार अस्थमेटिक अटैक आते हैं। एक और मेजर फैक्टर देखा गया है ओबेसिटी। जब आपका BMI बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मोटापा होने की वजह से भी ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है, और अस्थमा का एक और ये रीज़न हो सकता है। इमोशनल फैक्टर्स या स्ट्रेस भी एक ट्रिगर पॉइंट हम कह सकते हैं अस्थमा के लिए। कई बार जब माता प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो स्मोक करती हैं तो आने वाले बच्चे को अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बच्चा प्रीमैच्योर होता है तो भी अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से अस्थमा होने की संभावना होती है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो जिसको भी अस्थमा होता है उसकी ब्रीदिंग में विजलिंग साउंड हमें सुनाई देता है। माइल्ड अस्थमा होता है तो ब्रीथ आउट करते समय इसकी साउंड आती है, लेकिन जब थोड़ा सीवियर हो जाता है तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों समय पे ये साउंड हमें सुनाई देती है। और जब
लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज आ जाता है अस्थमा का तो ये साउंड भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। एयर वे जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, तो ये साउंड भी बंद हो जाती हैं जब लास्ट स्टेज होता है। लाइफ थ्रेटनिंग वाला जब सिचुएशन आ जाए तब ये विजलिंग साउंड भी बंद हो जाती है। फिर अस्थमा पेशेंट में देखा गया है कि सूखी खांसी की समस्या रहती है, यानी कि ड्राई कफ होता है, और ये समस्या ज़्यादातर आप मिडनाइट के बाद और अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होती हैं। जब गहरी नींद में होते हैं तब सूखी खांसी की समस्या होती हैं, तो ये एक सिम्टम देखा गया है अस्थमेटिक पेशेंट्स में। इसके अलावा एडल्ट्स और जो बच्चे हैं उसमें न्यूमोनिया या चेस्ट पेन या चेस्ट टाइटनेस, ये सारे लक्षण भी देखे जाते हैं। सॉर थ्रोट, विजलिंग साउंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे भी लक्षण अस्थमा पेशेंट्स में देखे जाते हैं। जब अस्थमैटिक अटैक आता है तो उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला माइल्ड, फिर मॉडरेटली सीवियर, फिर सीवियर, और चौथा है इमिटेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ये 4 स्टेजेस में होता है, या फिर कहे 4 एपिसोड में होता है। माइल्ड एपिसोड यानी कि फर्स्ट एपिसोड जो होता है उसमें थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करने में भी ब्रेथलेसनेस फील होती हैं, टायर्डनेस फील होती है, फटीगनेस फील होती हैं। ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने से कई बार ब्रीद इन ब्रीद आउट में थोड़ी माइनर आपको विजलिंग साउंड भी सुनाई देती हैं। मॉडरेटली सीवियर एपिसोड में क्या होता है कि पेशेंट जो है ब्रेथलेसनेस ज़्यादा फील करता है, इसलिए असेसरी रेस्पिरेशनल मसल्स को वो यूज़ करने लगता है। ये असेसरी रेस्पिरेशनल मसल्स जो हैं वो हमारे चेस्ट में और नेक में होते हैं। वैसे मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी मसल हैं वो है डायफ्राम मसल, लेकिन जब बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेन आता है, ज़्यादा ब्रेथलेसनेस पेशेंट को फील होने लगती हैं, तब वो असेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज़ करता है। इस एपिसोड में पेशेंट को ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने से विजिंग साउंड यानी कि विजलिंग साउंड सुनाई देता है। जब वो ब्रीदिंग करता है रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। इस एपिसोड में बच्चों में जो है रिब्स होती हैं उसके बीच के गैप में रिट्रैक्शन देखने में आता है, और इसके अलावा बच्चों के नथुने सांस लेते समय फूलने लगते हैं। ये जो सेकंड एपिसोड है इसमें पेशेंट को लेटने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए वो बैठता है, बैठने में उसको ज़्यादा राहत फील होती है। अगर तीसरे एपिसोड की बात करें तो वो है सीवियर एपिसोड। सीवियर एपिसोड में तो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ जाती हैं। रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर चली जाती हैं और हार्ट रेट भी 120 से ऊपर चलने लगती हैं। इसके अलावा विजलिंग साउंड बहुत ज़ोर से सुनाई देती हैं जब भी ब्रीदिंग करते हैं। एयरवेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, और पेशेंट जो है वो ट्राइपॉड पोजीशन में आ जाता है, अर्थात घुटने टेक के अपने आप को फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में ले जाता है और दोनों हाथ अपने घुटने पे रख देता है। उसमें उसे थोड़ी राहत फील होती है। इसके बाद जो एपिसोड है उसको कहेंगे इमिटेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट एपिसोड। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतना ज़्यादा एयरवे नैरो हो जाता है कि विजलिंग साउंड भी अब सुनाई देना बंद हो जाता है। बच्चों में तो हार्ट रेट धीमी होने लगती है, स्वेटिंग हो जाता है, पसीना आने लगता है, ब्रीदिंग करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और इस परिस्थिति को लाइफ थ्रेटनिंग परिस्थिति भी कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती हैं, इमरजेंसी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग एपिसोड में हम देख सकते हैं कि अस्थमा अटैक आ सकता है। आपको अगर अस्थमा है तो आप एलर्जी टेस्ट करवाइए, उससे भी कई चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो एलर्जी टेस्ट मस्ट होता है, जिसको भी अस्थमा होता है डॉक्टर्स उनको एलर्जी टेस्ट कराते ही हैं, ताकि हमें सॉल्यूशन लाने में, उसकी ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा इजी हो जाए। अब हम जानते हैं कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें, योगा, प्राणायाम, जिससे हमें अस्थमा को क्योर करने में मदद करें। मुलेठी का उपयोग हम कर सकते हैं। मुलेठी को हम उबाल करके पानी में उसको छान करके पिएं, सुबह और शाम दोनों टाइम पिए। ये बहुत लाभदायी है। जिसको ज़्यादा म्यूकस बन रहा है अस्थमा में, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायी है। तो आप मुलेठी का यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप अदरक यानी कि जिंजर टी पी सकते हैं। जिंजर को पानी में थोड़ा सा उबाल करके उसमें थोड़ा सा हनी डाल के आप पी सकते हैं। हनी बहुत ज़्यादा असरकारक होता है अस्थमा को क्योर करने में। इसके अलावा आप घर में स्नेक प्लांट रख सकते हैं, जो कि
मैक्सिमम ऑक्सीजन हवा में रिलीज़ करता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अपने घर में स्नेक प्लांट भी रखिए। साथ साथ आप यूकेलिप्स ऑयल का यूज़ कीजिए। यूकेलिप्स ऑयल को बॉईल कीजिए पानी में और उससे जो भाप निकलती हैं वो स्टीम लीजिए, वो बहुत ज़्यादा असरकारक होती हैं जो भी अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं। इसके साथ आप लेवेंडर ऑयल का भी यूज़ कीजिए। लेवेंडर ऑयल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। तो अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनको तो इन्फ्लामेशन लगभग हमेशा रहती ही हैं एयरवेज में, तो आप लेवेंडर ऑयल की भाप एवरीडे लेंगे तो वो इन्फ्लामेशन कम करने में आपको हेल्प करेगा। हल्दी एक एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है, उसमें आप थोड़ा सा हनी ऐड करके उसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप सहजन की पत्तियों को उबाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके पिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा लाभदायी रहेगा। जिसको भी ब्रेथलेसनेस फील होता है, जिसको अस्थमा प्रॉब्लम, दम का प्रॉब्लम है, उसको ये बहुत ज़्यादा लाभकारक रहेगा। आप सिर्फ हनी का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 स्पून मॉर्निंग में हनी ले सकते हैं, या फिर हनी को सूंघने से भी अस्थमैटिक जो प्रॉब्लम है उसमें राहत मिल सकती है। अस्थमा जिसको होता है उनको हनी लेने से ये जो बलगम निकलता है उसको रोकने में हनी मदद करता है। तो हनी लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप हनी ले सकते हैं। अजवाइन भी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी उसमें होता है जो हमारी कफ को पूरा शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, जिसको म्यूकस ज़्यादा बन रहा है। तो अजवाइन की आप स्टीम लीजिए, पानी में उबालिए अजवाइन को, आप अजवाइन की स्टीम ले सकते हैं। इसके अलावा आप आधा कप मस्टर्ड ऑयल को गरम कीजिए थोड़ा सा, और उसके अंदर इतना सा टुकड़ा कपूर का डाल दीजिए, और फिर वो थोड़ा सा वार्म रहे, मतलब सहन हो, चमड़ी सहन कर सके ऐसा रहे। उसको आप अपने चेस्ट पे और अपनी बैक पे उससे मालिश कीजिए। वो बहुत ज़्यादा हमें इसका बहुत अच्छा असर पाया गया है। जिसको भी अस्थमा प्रॉब्लम है वो ये इसका ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। आप मालिश कीजिए चेस्ट पे और बैक में। इसके अलावा सिनेमन टी पी सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अगेन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लीजिए, चाय दूध वाली नहीं पीजिए। आप हर्बल टी लीजिए जिसमें तुलसी, पुदीना, अदरक डाल के आप उबाल के उसमें थोड़ा सा आप जैगरी मिक्स करके उसे ले सकते हैं, लेकिन आप दूध मत यूज़ कीजिए। दूध आपका म्यूकस जो है वो बढ़ाने लगेगा, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, इसलिए दूध या दूध की कोई प्रोडक्ट नहीं। उसके साथ नो बेकरी आइटम्स, नो प्रिजर्वेटिव आइटम्स, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, वाइट फ्लोर नहीं या मैदा नहीं, नो अल्कोहल, नो अचार एंड नो स्ट्रेस। फिर अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहें पूरा दिन, अच्छे से पानी पिए, बाहर जाए तो फेस मास्क पहन के जाए ताकि कोई भी धूल मिट्टी से आपको कोई एलर्जी ना हो, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अच्छे से प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत लाभदायी हैं जो आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इसके अलावा डायफ्रैग्मेटिक डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। ये सारा आपको बहुत ज़्यादा लाभकारक रहेगा अस्थमा में। डीप ब्रीदिंग बहुत आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिसको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई और इसके साथ बीटा कैरोटीन रिच फूड आपको लेना है। आप जो बबू पोशा आता है, बबू पोशा को काट के उसके ऊपर थोड़ा सा हनी लगाकर खाएंगे तो ये भी लाभकारक है। मेडिटेशन, अस्थमैटिक पेशेंट के लिए मेडिटेशन एवरीडे करना, एवरीडे मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत लाभदायी हो सकती है। अच्छा, अब जिसको बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है बॉडी में, बहुत ज़्यादा स्टूल में भी म्यूकस निकलता है, बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, तो उनके लिए एक बहुत रामबाण इलाज है। आप कैबेज का जूस पी सकते हैं, कैबेज एंड कैप्सिकम का जूस पीजिए। आपका जितना भी कफ बन रहा है बॉडी में वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। भोजन से पहले कच्ची कैबेज खाइए, पत्ता गोभी खाइए, आपका जो म्यूकस क्रिएट हो रहा है एक्स्ट्रा वो ज़्यादा फ्लश आउट हो जाएगा। कैबेज को पका कर खाएंगे तो म्यूकस और बनेगा। कच्ची कैबेज का जूस पिए या कच्ची कैबेज का सलाद ले, ये आपके लिए लाभदायी है। रिफाइंड शुगर आपको खाना बंद कर देना है, इसके बदले आप स्विच करेंगे जागरी, डेट्स या फिर कोकोनट, ऑर्गेनिक कोकोनट शुगर आती हैं, आप ये ले सकते हैं।
जल नीति कोई कर सकता है तो जल नीति भी करिए, ताकि आपका जो एयरवे है वो हमेशा क्लीन रहे। एक और होम रेमेडी है, आप मेथी दाने को और जिंजर को पानी में थोड़ा सा उबालिए, फिर उसको छान के थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसमें थोड़ा सा हनी, 1/2 टेबलस्पून हनी डालिए और उसको आप पिए। तो ये भी अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत लाभकारक है। इसके अलावा जिसको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, उनको क्या करना है, तवे को गर्म करना है और तवे पर अजवाइन को डालना है 2 या 3 टेबलस्पून, और थोड़ा सा उसे रोस्ट करना है। थोड़ी सी उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसको आप कॉटन के कपड़े में डाल दीजिए और उसकी पोटली बना दीजिए और फिर उसको आप सूंघते रहिए। तो ये जो ब्रेथलेसनेस है, शॉर्ट ब्रेथ है, उनके लिए बहुत लाभदायी है। अस्थमेटिक अटैक्स जब आता है उसमें भी ये लाभदायी है। फिर जिसको बार बार अस्थमेटिक अटैक आते हैं उनके लिए एक मसाज पॉइंट दिखाना चाहती हूँ। वो पॉइंट जो है उसका नाम है K27। ये जो हमारा कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन जहाँ से शुरू होता है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को आपको हल्के हाथ से ऐसे हर रोज़ 2 मिनट के लिए हल्की फिंगर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के हल्के इस प्रकार से मसाज करना है 2 मिनट्स मॉर्निंग, 2 मिनट्स इवनिंग। तो इससे भी राहत मिल सकती है। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हमें अस्थमा में थोड़ी सी राहत दे सकता है, और वो है हमारा जो बायां हाथ है। बाएं हाथ में ये जो फिंगर है, मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर का निचला हिस्सा, यहाँ पे ये जो हमारी लिटिल फिंगर पूरी होती हैं, ये लिटिल फिंगर के बिल्कुल लाइन में यहाँ वाला पॉइंट आप देख सकते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमें दबाना है। मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। ये पॉइंट जो है, जो हमारा मिडिल फिंगर का नीचे का हिस्सा है, और इसी लाइन में यहाँ पे ये हिस्सा जो है वो आपको अस्थमा में रिलीफ देगा। तो हम इसको को दबा सकते हैं, और या तो फिर आप मेथी दाना या मूंग दाना आप पेपर टेप में ले लीजिए, इस प्रकार से ले लीजिए और इसको यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे दबता रहेगा, आप बीच बीच में इसको दबा सकते हैं। तो ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो अस्थमा में लाभदायी है। एक्यूपंक्चर भी बहुत अच्छा काम करता है, बट आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट एक्यूपंक्चर। आप एक्यूपंक्चर का भी आधार ले सकते हैं, जो काफ़ी लोगों को रिलीफ दे चुका है, तो आप उसका भी ट्राई कर सकते हैं। अस्थमा साइकोसोमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए, आप बहुत आराम से बैठे हैं, ठीक है, रूम में, किसी ने आकर ऐसा कह दिया कि ये हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसी गंभीर बात सुना दी या सीरियस बात सुना दी, दुख वाली बात सुना दी, तो आप एसी में भी घबराने लगते हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगती हैं, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगती हैं। इतना ही नहीं, एसी चल रहा है, पसीना निकलने लगता है ना, ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है। घबराते हैं तो क्या होता है, सांस फूलने लगती हैं कई बार। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हमारे सोचने के कुछ तरीके ऐसे हो चुके हैं, चीज़ों को हम इतना नेगेटिव लेने लगे हैं, चीज़ों से अफेक्टेड होने लगे हैं, बाहर की परिस्थिति से अंदर असर होने लगा है और फिर शरीर पे आता है। इसलिए साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, हैप्पी रहिए, परमात्मा को याद कीजिए, अपनी सारी चिंता उसे सौंप दीजिए। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमें हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले एक स्वमान का अभ्यास करना है, दैट आई एम पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और ये शांति की शक्ति मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरी सारी प्रणाली, श्वसन प्रणाली, मेरे हृदय की गति, सब कुछ नॉर्मल है। मेरा जो एयरवे है क्लीन एंड क्लियर है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ।
बस इस स्वमान का हमें अभ्यास करना है हर रोज़। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। ओम शांति। शुक्रिया।